मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष जैन, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई एंड करेंटली परसिंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूँ और हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसको एनसीईआरटी में इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों, अभी तक हमने इसमें कवर कर लिया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थे? डोमिनेट्राइट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद लॉथर मेयरकर, फिर हमने पढ़ा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए थे, जिसको हमने समझा था मॉजलेस के हमारे जो मॉजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझा था, उसकी डेफिनेशन को समझा था। दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? हाँ, उसके बाद हमने जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज को भी समझा था, उसको किस तरीके से याद करना है वो भी हमने अच्छी तरीके से देखा था। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। अब तक वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था उसको याद करने में। पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने मुश्किल से 25-30 मिनट में याद कर लिया था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि एग्जाम में जिस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पीरियड में कैसे वेरी करती है, ग्रुप्स में कैसे वेरी करती है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप मत करना, ठीक है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एनसीईआरटी को रीड करते चलिए। जो कोई एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं है तो उसके लिए दूसरी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, बट रीड करना इज इम्पॉर्टेंट। आप रीडिंग की हैबिट को बना के रखिए, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर है, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर आपने जो एटम होता है उसकी ज्योग्राफी को देखा होगा, ठीक है। एटम कैसा होता है हमें पता है। एक एटम लगभग हम उसको मानते हैं, एटम को जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है वो 95% तक हो, जहाँ पे 95% तक होती है वहाँ तक एक सर्कुलर शेप बनता है, ठीक है। तो उस सर्कुलर शेप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स होती हैं। और बीच में एक होता है हमारा न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर, ठीक है। तो इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। नाउ हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन देखो, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर चार्ज एंड आर पुश्ड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द रिपल्सन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लाइक हमने पढ़ा था, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब
जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा आउटर जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे कि मान लो जो पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस है उसकी इंटेंसिटी 10 है अट्रैक्ट करने की, उसकी इंटेंसिटी 10 अट्रैक्ट करने की, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो कितना हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया 10। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी है, 10 है। बट हमें अभी क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लर्निंग अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव वर्ड यहां पे क्या शो करता है, इफेक्टिव वर्ड ये शो करता है कि जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो रिपल्जन होगा वो रिपल्जन भी यहाँ पे इफेक्ट में आएगा। मान लो कि हम इस इलेक्ट्रॉन का, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है या अदर इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे जो रिपल्जन लगा रहे हैं वो 5 का लगा रहे हैं। रिपल्जन कितने का लगा रहे हैं, 5 का। तो नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, 10 माइनस 5। नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया 10 माइनस 5, दैट इज 5। समझ में आया? अब चलिए डेफिनेशन को दोबारा समझते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। हाँ ना बोलो, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद एंड आर पुश्ड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। एंड आर पुश्ड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द रिपल्जन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? पुश्ड अवे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, हम बात कभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके द्वारा जो आउटवर्ड पुश होंगे रिपल्जन के थ्रू, ठीक है। इन दोनों को जब हम इफेक्टिवली ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, इसको हमने एक नाम दे दिया केमिस्ट्री के अंदर। क्या नाम दे दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या? शील्डिंग इफेक्ट। देखो वैसे तो कितना आना चाहिए मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, खाली एक इलेक्ट्रॉन होता, तो जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज आता वो 10 आता, 10 आता, नहीं आता? ठीक है। बट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स एक इफेक्ट लग रहा है, ड्यू टू, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं, जो कि प्रैक्टिकली प्रेजेंट हैं, जो कि प्रैक्टिकली रियली अगर बात करें तो प्रेजेंट हैं, तो उनकी वजह से एक इफेक्ट लग रहा है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। उस इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज 10 होना चाहिए वो 10 की वजह से कम, 10 की बजाय कम हो गया, क्योंकि ये रिपल कर रहे हैं हमारे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल कर रहे हैं, तो वो 5 हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो आप हेडिंग डालिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और श्रेयस करके शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट के बारे में समझते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड जानते हो ना, शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड होती है ना, शील्ड कर लिया हमने, हमने सामने से अगर हम पे कोई वार कर रहा है तो हमने उसको शील्ड कर लिया, उसके वार को कहीं ना कहीं कम कर दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है।
नाउ स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus, the decrease in force of attraction exerted by nucleus on the valence electrons due to inner electrons is called screening or shielding effect। क्या? The decrease in force of attraction, the decrease in force of attraction by the nucleus on the outer electrons, on the valence electrons, ठीक है, due to द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि रिपल्जन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल कर रहे हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। उस रिपल्जन के फोर्स, वो रिपल्जन का फोर्स हमारा न्यूक्लिफाई कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कम कर रहा है हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। उसी कम करने को हम शील्डिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। इसको हम थोड़ी सी लेमन टर्म्स में समझते हैं। हम दो दोस्त आपस में बात करेंगे, ठीक ना, सामने हम दो दोस्त कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बीच में कोई भी शील्ड नहीं है, स्क्रीन नहीं है, तब उन दोनों को आवाज क्या पूरी पूरी आएगी? बिल्कुल पूरी आवाज आएगी। मान लीजिए बीच में हमने एक कर्टन लगा दिया, अब जो डेसिबल में आवाज उनको पहले आ रही थी उससे कम आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रही है, शील्डिंग इफेक्ट शो कर रही है। जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ वॉइस है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द स्क्रीन। वो कंक्रीट की स्क्रीन होगी, वो कंक्रीट की स्क्रीन होगी तो आवाज बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिपल्सन आएगा। वो अगर वुड की होगी तो उतनी ज्यादा रिपल्सन नहीं आएगा, आवाज थोड़ी कम होगी बट कम जरूर होगी। ऐसे इसके अंदर होता है डिफरेंट, हमारी जो सब सेल्स होती है वो डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करिए। तो इसके अंदर एक चीज होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिवली कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ड्यू टू दोनों का अगर हम इफेक्ट ज्वाइन कर दें, दोनों का अगर हम उस इलेक्ट्रॉन पे ज्वाइन कर दें, एक जो इनर प्रोटॉन्स हैं या फिर जो न्यूक्लियस है और जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की वजह से उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली कितना आ रहा है उसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और वो कितना आता है? जेड। व्हाट इज जेड? जेड इज हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? माइनस जो हमारा इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिपल्सन, ठीक है, उनका रिपल्सन। इतना आप समझे, जिसमें कि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग या फिर हम इसको बोल सकते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड, अगर हम पीरियड के अक्रॉस चलेंगे या फिर डाउन द ग्रोथ चलेंगे तो ये हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या फिर how nuclear charge varies across the period and group. How nuclear charge, effective nuclear charge, ठीक है, Z effective varies across period and down the group, ठीक है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो हम बहुत कॉमन सेंस से सोचेंगे, ठीक है, ये चैप्टर बहुत कॉमन सेंस से सोचने वाला है। अक्रॉस द पीरियड क्या चेंज होता है एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में? क्या चेंज होता है? क्या नई शेल ऐड होती है अक्रॉस द पीरियड? एक ही पीरियड है,
ठीक ना। ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है, क्या नई शेल ऐड होगी? नहीं, नई शेल तो हमारा हमको पता था जब न्यू पीरियड स्टार्ट होता है तब नई शेल ऐड होती है। क्या नया इलेक्ट्रॉन नया प्रोटॉन ऐड होता है? बिल्कुल होता है सर। सर क्या होता है, अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, क्या बढ़ता है? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक प्रोटॉन बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव किस पे वो करता है, वेरी करता है जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के हमारे पॉजिटिव चार्ज पे। जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पे भी डिपेंड करता है। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि अक्रॉस द पीरियड वो बढ़ेगा या घटेगा। अब स्क्रीनिंग जो होती है वो क्या फुल होती है? क्या एक इलेक्ट्रॉन फुल स्क्रीनिंग करता है? नहीं करता। बट जो प्रोटॉन से हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, वो फुल आएगा हमारा। बट स्क्रीनिंग हमारी आधी होगी, शायद आधी से भी कम हो। तो इफेक्टिवली हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव चार्ज अक्रॉस द पीरियड हमारा इंक्रीज करेगा। इतना आप समझे? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इस चीज को आप नोट डाउन करिए। मैं अभी दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जब तक आप ये नोट डाउन करिए कि जेड इफेक्टिव या फिर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे इसको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases across the period, increases across the period, that is z effective increase ongoing left to right। इतना समझे? नोट डाउन करिए। नाउ हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। कितने मिनट की हो गई वीडियो? Now what is atomic radius? Atomic radius is the radius of the atom। डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। हम इसमें बेसिकली तीन टाइप से एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक कोवेलेंट रेडियस होता है, एक मेटेलिक रेडियस होता है, एक वंडरवॉल रेडियस होता है। नाम से ही बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, जो हमारा मेटेलिक रेडियस होगा वो मेटेलिक एटम्स के लिए होगा, जो हमारा वंडरवॉल रेडियस होगा वो होता है हमारा नोबल एटम्स के लिए, ठीक है, नोबल गैसेस के लिए। हम एक एक करके उसको समझते हैं, बट पहले हम देखते हैं जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट is the distance from the nucleus to the electron to the sorry to the position where probability of finding electron where
probability of finding electron is maximum, is maximum. एटम सर्कुलर होता है, ये हमें कैसे पता लगा? एक्चुअली जो हमारा एटम होता है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट जहाँ 90% 95% इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडने की, वहां तक हमने इलेक्ट्रॉन को देखा, समझा, और हमें वहां से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा स्फेरिकल या फिर सर्कुलर होता है, ठीक है। तो बस वहीं तक, जहां तक इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 95% है, वहां तक जो न्यूक्लियस है उसका कितना डिस्टेंस है वो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। नाउ आप हेडिंग डालिए कोवेलेंट रेडियस। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस हम हेडिंग डालते हैं। कोवेलेंट रेडियस हो गया, मेटेलिक रेडियस हो गया, वंडरफुल रेडियस हो गया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप चार्ट बना के इसको लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहे कि एटॉमिक रेडियस में हमने तीन चीजों को पढ़ा था। कोवेलेंट रेडियस, metallic radius, and the last one is van der Waals. van der Waals radius, ठीक है। Now what is covalent radius? The radius of those atoms who are covalently bonded. Covalent radius, इसमें भी दो पार्ट है, एक हमारा होमोन्यूक्लियर जो एटम्स होते हैं वो, और एक हमारे होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स, ठीक है। अब चलो हम कोवेलेंट रेडियस को समझते हैं। मान लीजिए कोई दो एटम्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, these are two atoms which are covalently bonded, ठीक है। क्योंकि ये दोनों होमोन्यूक्लियर हैं तो दोनों का साइज इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, दोनों एक ही एटम्स हैं, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम्स हो सकते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हो सकते हैं। नाउ मान लीजिए इनका सेंट्रल डिस्टेंस है, ठीक है, ये इनका सेंट्रल डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हाफ करके जो आएगा वो होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस। मान लीजिए इन दोनों, ये इस मॉलिक्यूल का नाम ए है तो ये भी हमारा ए ही होगा क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? दिस इज होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो आर ए है, कितना है? आर ए, ठीक है। डी ए मान लो डिस्टेंस, अगर हम मान रहे हैं तो डी ए मान, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी ए ए। तो हमारा रेडियस कितना हो गया? तो रेडियस का हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, कोवेलेंट रेडियस को हम सी से डिनोट कर देते हैं, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए टू, यहाँ पे ए जो हमारा मॉलिक्यूल है इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय 2। दोबारा समझिए, ये हमारा एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसका ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है इसलिए हम इसका कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा कि ये दो मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और इन दोनों के जो बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसको जब हम हाफ कर देंगे तब इसका कोवेलेंट रेडियस निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो नोट डाउन करिए। दस 15 मिनट।
नाउ फॉर हेटेरोन्यूक्लियर एटम एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमको केवल याद करना है। फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो एक ए होगा एक बी होगा, दोनों ही डिफरेंट एटम्स है, ठीक है। तो दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, दोनों कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो दिखा भी देते हैं दोनों को कोवैलेंटली बॉन्डेड। ए, दिस इज एटम बी, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, ए बी, इसका रेडियस है आर है, और इसका रेडियस है आर बी, आर बी। तो फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका कोवेलेंट रेडियस हम निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सी ऑफ ए बी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, डेल्टा, और दिस इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज है वो हम टेबल से देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसको हम लिख लेते हैं नीचे, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा दोनों एटम्स का, ए का और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए। तो ये हमारा कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आएगा मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस के बाद आता है हमारा वंडरवल रेडियस। तो आज हम मेटेलिक रेडियस तक करते हैं, वंडरवल रेडियस अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसको नोट डाउन करिए फटाफट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, हम देखते हैं मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का ही एक पार्ट है, मेटेलिक रेडियस। बहुत नाम से बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो हमारे मेटल एटम होंगे उनका हम इसमें रेडियस निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई दो मेटल है, वो आपस में बॉन्डेड है, नो डाउट कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड है दोनों के बीच में। तो उन सेम जैसे हमने कोवेलेंट रेडियस निकाला था, ऐसे हमारा मेटेलिक रेडियस भी निकलेगा। डिस्टेंस दोनों का लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेम एटम है तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो मान लेते हैं हम इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, ये हमारा मेटेलिक है तो इसको हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो हमारा इसका डिस्टेंस मान लीजिए d m m। सो हमारा मेटेलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r रेडियस मेटेलिक, ठीक है, इज इक्वल टू dmm बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेटेलिक रेडियस, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो गाइस, यहाँ तक हमने समझ लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। एटॉमिक रेडियस में हमने कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस समझा। इसके बाद आएगा वंडरवॉल रेडियस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ वंडरवॉल रेडियस होता क्या है। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, वो जो हमारा रेडियस बनाती हैं, उसको हम वंडरवॉल रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। हम उसके अंदर दो जो मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों जो दो मॉलिक्यूल हैं उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए हम वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा एक एटम है A2, एक मॉलिक्यूल है A2 जो कि नोबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो A2 एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, A2 एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ, जैसे कि A2 एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और A2 दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा जब वो एक एलिमेंट बना रहे होंगे, उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा
उस डिस्टेंस को जो हम कैलकुलेट करके इसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वंडरफुल रेडियस। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। पीरियोडिक टेबल है हमारा लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। अभी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स में रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक अभी तक हमने जितना पढ़ा है प्लीज़ उसको रिवाइज करना। आपने, मुझे पता है आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, तो उन नोट्स से रिवाइज करना एंड एनसीईआरटी को जरूर रीड करते चलना, ठीक है। मैं अगेन एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्टेप अप जेई चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इसकी नीड में हो, ऐसे चैनल की जो उनको पूरा जेई का सिलेबस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के संग आप तक क्लियर कराएं। तो गाइस साइनिंग ऑफ, जय हिंद।